नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे नए एपिसोड में स्वागत है। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है, तो इस एपिसोड को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले उसे जरूर देख लें। और अगर आपने पिछला एपिसोड देख लिया है, तो बिना किसी देरी के आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, अब कहानी शुरू करते हैं। यह एपिसोड ठीक वहीं से शुरू होता है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो भाई लोग, चैप्टर 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां गजेबो पर किलियन और राइस को साथ देखकर इडिथ के होश उड़ जाते हैं। सामने का नजारा देखकर बैरन रायनोन भी हैरान रह जाता है और कहता है, योंग मास्टर किलियन। भला योंग मास्टर, आज जैसे दिन पर वहां क्या कर रहे हैं? बैरन की बात सुनकर एडिथ खुद को संभालती है और सोचती है, हाँ यार, किसी भी आम इंसान का ऐसी सिचुएशन देखकर हैरान होना नॉर्मल है। वो अपना गाल खुजाते हुए याद करने की कोशिश करती है, ओरिजिनल नॉवेल में इस सिचुएशन पर असली एडिथ ने क्या ड्रामा किया था। तभी उसकी नजर फिर से गजेबो पर पड़ती है, जहां किलियन राइस की तरफ देखकर बड़े प्यार से मुस्कुरा रहा है। भाई साहब, जो किलियन कल रात तक गुस्से में पैर पटक रहा था, वो आज राइस के सामने इतना खुश है। ये देखकर हमारी एडिथ समझ जाती है कि पुरानी विलेन वाली गलतियां दोहराने का अब कोई फायदा नहीं है। एडिथ दूर से ही उन तीनों को देखती है और मन ही मन कहती है, खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ध्यान तो बस इस आलीशान महल की लग्जरी लाइफ और सुख सुविधाओं का मजा लेने में है। वो अपनी उदासी छुपाकर मुस्कुराते हुए बैरन रायनोन से कहती है, ये गजेबो सचमुच बहुत खूबसूरत है और मुझे लगता है कि बसंत के मौसम में तो ये पूरा ग्राउंड और भी ज्यादा शानदार लगता होगा। उसका यह अचानक बदला हुआ खुशमिजाज रूप देखकर बैरन रायनोन भी थोड़ा हैरान रह जाता है और हकलाते हुए कहता है, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एडिथ हवा के एक झोंके के साथ पीछे मुड़ती है और कहती है, मुझे लगता है कि मैं भी यहां अक्सर आया करूंगी। खैर रायनोन, क्या हम अब वापस चलें? तुमने कहा था ना कि तुम आज काफी बिजी हो। रायनोन उसके इस चेहरे को देखता है और सिर झुकाकर कहता है, जी बिल्कुल, माय लेडी। सीन शिफ्ट होता है ड्यूक के स्टडी रूम में, जहां ड्यूक कुछ लिखते हुए पूछते हैं, तो उसका रिएक्शन कैसा था? बैरन रायनोन बड़े ही सीरियस लुक के साथ जवाब देता है, ऐसा लगा कि उन्होंने महल के लेआउट को बहुत जल्दी समझ लिया है। उन्हें खासकर सिस्टिन हॉल वाली आर्ट गैलरी बहुत पसंद आई। ड्यूक अपना पेन रोककर पूछते हैं, क्या कुछ भी अजीब या संदेहास्पद लगा? रायनोन साफ मना कर देता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अफवाहों के उलट उनके बर्ताव में एक गरिमा और सादगी थी। लेकिन तभी रायनोन रुकता है और कहता है, एक और बात है, जब हम वापस लौट रहे थे तो हम गजेबो के पास से गुजरे और वहां मिस राइज और दोनों योंग मास्टर्स साथ में चाय पी रहे थे। ये सुनते ही ड्यूक का हाथ वहीं रुक जाता है और वो हैरान होकर आंखें बड़ी करते हुए चिल्लाते हैं, क्या? आगे बताता है कि उसने पहले ही मना किया था कि वो रीगेलहोफ परिवार को हमारे ऊपर उंगली उठाने का कोई मौका ना दें, पर फिर भी किलियन वहां था। ड्यूक बेहद परेशान होकर अपनी उंगलियां आपस में भींचते हैं और सोचते हैं, ये लड़का भी ना अपनी शादी की अगली ही सुबह वो किसी दूसरी लड़की के साथ मजे से गप्पे लड़ा रहा था। दरअसल ड्यूक ने खुद किलियन को ऑर्डर दिया था कि वो कम से कम इस साल के एंड तक एडिथ को अपने चंगुल में फंसा कर रखे, यानी उस पर नजर रखे। ये शादी सिर्फ कागजों पर एक पॉलिटिकल डील थी ताकि काउंट रीगेलहोफ को ग्रैंड ड्यूक लैंगस्टन के साथ हाथ मिलाने से रोका जा सके। तभी ड्यूक गुस्से में अपने पेपर पर हाथ मारते हैं। किलियन को यह बात अच्छे से समझनी चाहिए थी, लेकिन तभी बैरन रायनोन बीच में बोलता है, लेकिन ड्यूक, लेडी एडिथ को इस बात से कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखा। ड्यूक हैरान होकर पूछते हैं, क्या? रायनोन आगे बताता है, भले ही मैं उनका दिमाग नहीं पढ़ सकता था, पर वो जरा भी परेशान या गुस्से में नहीं दिखी। वो वहां से चुपचाप ऐसे चली गईं मानो उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। ये सुनकर ड्यूक गहरी सोच में डूब जाते हैं और अपनी दाढ़ी पर हाथ रखकर कहते हैं, लगता है हमें एडिथ रीगेलहोफ को कम आंकने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सीन कट होता है और हमारी एडिथ मजे से अपना खाना खा रही होती है। तभी नौकरानी अन्ना आकर प्लेट से समेटते हुए कहती है, अगर आपका खाना हो गया हो तो मैं यहां सफाई कर दूं। एडिथ मुस्कुराकर कहती है, ओह थैंक्स अन्ना। पर प्लेट्स साफ होने के दौरान एडिथ की उंगलियां नर्वस होकर हिलने लगती हैं। दरअसल वो अपनी पिछली लाइफ की वजह से दूसरों से सर्विस करवाने में थोड़ी झेंप रही थी। वो अन्ना से बड़े ही प्यारे अंदाज में कहती है, अन्ना, आज सुबह तुमने जो भी काम किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
वैसे क्या तुम्हें लंच करने का मौका मिला? तुम्हें अब जाकर खाना खा लेना चाहिए। अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। नोबल लेडी के मुंह से एक नौकरानी के लिए इतनी परवाह देखकर अन्ना पूरी तरह शॉक रह जाती है और कुछ पल शांत रहने के बाद सिर झुकाकर कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया माय लेडी। अन्ना के जाने के बाद एडिथ अपनी उंगली गाल पर रखकर सोचती है, अरे भाई, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही अच्छाई दिखाकर खुद पर शक करवा लिया? पर फिर वो मुस्कुराती है, चलो जो भी हो, कम से कम सास ससुर पर तो अच्छा इंप्रेशन जम गया। अब बस एक ही प्रॉब्लम है कि मुझे इस दुनिया की असली हीरोइन यानी राइज के सामने कैसे एक्ट करना है। एडिथ सोचती है कि भले ही राइज को रुडविक मैनर में बहुत प्यार मिला, लेकिन यहां आने से पहले उसकी जिंदगी दुखों का पहाड़ थी। एक नाजायज औलाद होने की वजह से सिनक्लेयर परिवार के बाकी बच्चे उसे जरा भी पसंद नहीं करते थे और सब मिलकर उसे सरेआम टॉर्चर करते थे। लेकिन फिर एक दिन राइज की किस्मत पलटी जब उसने डचेस रुडविक को घोड़े से गिरने से बचा लिया। मासूम राइज का यह केयरिंग नेचर देखकर डचेस का दिल पिघल गया। जब ड्यूक को पता चला कि उस बेचारी लड़की पर कितना जुल्म हो रहा है, तो उन्होंने सिनक्लेयर परिवार का एक बहुत बड़ा कर्ज माफ करने के बदले राइज की कस्टडी अपने हाथ में ले ली। पहले तो उस लालची परिवार ने खुशी खुशी राइस को सौंप दिया, पर बाद में उन्हें पछतावा हुआ कि उन्होंने ड्यूक के परिवार में शादी करने का एक सुनहरा मौका गंवा दिया। खैर, ओरिजिनल कहानी के एंड में राइस को दुनिया की सारी खुशियां और एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग मिलती है। लेकिन हमारी एडिथ एक ठंडी सांस लेकर चाय का कप रखती है और खुद से कहती है, वो तो इस दुनिया की हीरोइन है, पर मेरी जिंदगी का अंत तो बहुत खौफनाक लिखा गया है। एडिथ को अपनी पिछली लाइफ याद आती है, जो शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ दुखों और बदकिस्मती से भरी हुई थी। ऑफिस में उसका मैनेजर, जो उससे सिर्फ 1 साल सीनियर था, उसे बुरी तरह बुली और टॉर्चर करता था। रही सही कसर उसके बॉयफ्रेंड ने पूरी कर दी, जिसने किसी दूसरी लड़की के साथ सोने के लिए ऐन मौके पर एडिथ से ब्रेकअप कर लिया। उस धोखेबाज को एक मोटल के बाहर देखकर एडिथ का दिल पूरी तरह टूट गया था। इन सारे दुखों से बचने के लिए उसका इकलौता सहारा था अपनी फेवरेट वेब नॉवेल्स की दुनिया में खो जाना। पर अफसोस, वही उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। आज वो खिड़की के बाहर देखते हुए सोचती है, मेरे सीढ़ियों से गिरने और मरने के बाद क्या उस कमीने भाई को कोई पछतावा हुआ होगा? क्या मेरे पेरेंट्स मेरी मौत पर थोड़ा भी रोए होंगे? पर फिर वो अपना मन पक्का करती है, छोड़ो यार, उन्हें तो वैसे भी हमेशा से सिर्फ मेरे भाई की फिक्र थी, मेरी नहीं। अब मुझे उन लोगों के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ खुद पर फोकस करना है। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ती है, जहां पेड़ की छांव में बैठी राइज बड़े आराम से बुक पढ़ रही है। पेड़ के नीचे राइज को देखकर एडिथ सोचती है, चलो, खाली बैठे रहने से तो अच्छा है कि मैं राइज से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करूं। वो जैसे ही खिड़की से नीचे जाने के लिए मुड़ती है, उसकी नजर एक और बंदे पर पड़ती है। वो चौंक जाती है, हे किलियन। उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। नीचे बगीचे में किलियन बड़े ही रोमांटिक अंदाज में पेड़ से सटकर खड़ा होता है और प्यार से पूछता है, राइस, तुम क्या पढ़ रही हो? राइस शर्माते हुए जवाब देती है, इंपीरियल कोर्ट की हिस्ट्री की बुक है, मुझे कभी इसकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली और मैं अपनी अज्ञानता से ड्यूक को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। ये सुनकर किलियन एक कातिलाना स्माइल देता है और कहता है, बिल्कुल, अगर पढ़ना तुम्हें खुशी देता है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर मुमकिन हेल्प करूंगा। खिड़की से यह सब देखते हुए एडिथ अपना सिर पकड़ लेती है और सोचती है, भाई साहब, ये तो बिल्कुल एक टिपिकल सेकंड मेल लीड वाली लाइन है। अगर यहां क्लिफ होता तो वो कहता कि पढ़ाई छोड़ो और बस खुश रहो, मैं तुम्हें पूरी दुनिया ला कर दूंगा। पर यह बेचारा किलियन तो बस साइड हीरो बनकर ही रह गया। एडिथ खिड़की से हटते हुए सोचती है, रोमांटिक फैंटेसी के रूल्स के हिसाब से क्लिफ हमेशा किलियन से आगे रहेगा। वैसे भी मुझे दूसरों की बातें छिपकर सुनने का कोई शौक नहीं है। वो खिड़की के पर्दे गिराने ही वाली होती है कि नीचे से राइज की आवाज आती है, लेकिन किलियन, एडिथ कहाँ है? तुम यहां अकेले क्यों हो? क्या तुम आज पूरे दिन उसे अवॉइड कर रहे थे? यह सुनकर एडिथ के हाथ खिड़की पर ही रुक जाते हैं। तभी नीचे से किलियन की एक बेहद कड़क और ठंडी आवाज आती है, राइज, तुम्हें उस औरत की इतनी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर भाई, किलियन एक ऐसा कड़वा सच बोलता है जिसे सुनकर रीकैप देखने वालों के भी होश उड़ जाएंगे। वो कहता है, हम उसे यहां सिर्फ कुछ समय के लिए एक होस्टेज, बंधक
बनाकर रख रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये कड़वा सच सुनते ही हवा के एक ठंडे झोंके स्विश के साथ एडिथ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वो थरथराते हुए सोचती है, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, मैं उसके लिए बस एक कैदी हूं। सीन शिफ्ट होता है सिनक्लेयर परिवार के महल में, जहां गुस्से से पागल एक लड़की पूरे कमरे में तोड़ फोड़ मचा रही है। ये कोई और नहीं बल्कि काउंट सिनक्लेयर की सबसे छोटी बेटी लैला सिनक्लेयर है। वो अपने बाल नोचते हुए चिल्लाती है, उसे क्या बीमारी है? आखिर वो उसी को क्यों चुनेगा? दुनिया की सारी औरतों में से उसने उसी औरत को क्यों चुना? तभी कमरे में उसका बड़ा भाई यानी काउंट सिनक्लेयर का बड़ा बेटा डेमियन सिनक्लेयर एंट्री मारता है। वो बड़े आराम से खड़े होकर पूछता है, इस बार क्या कांड हो गया? क्या तुम्हें नहीं पता? लैला गुस्से में कांपते हुए कहती है, एडिथ रिगेलहॉफ की शादी किलियान रुडविक से हो गई है। डेमियन बड़े ही बेफिक्र अंदाज में अपने हाथ बांधकर कहता है, ओ वो बात, शायद रुडविक परिवार को कबाड़, मेरा मतलब है ऐसी मामूली औरतें इकट्ठा करने का शौक है। यह सुनकर लैला का पारा और चढ़ जाता है। वो चिल्लाती है, क्या तुम्हें यह मजाक लग रहा है? डेमियन उसे घूरते हुए कोल्ड टोन में समझाता है, देखो, चाय के कप तोड़ने से तुम्हारी सिचुएशन सुधरने नहीं वाली, समझे भाई? लैला अपने भाई डेमियन की आंखों में देखती है, जहां एक बेहद चालाकी भरी और कनिंग स्माइल तैर रही थी। वो शक के मारे अपनी आंखें छोटी करती है और सीधे पूछती है, तुम कुछ जानते हो ना, है ना भाई? डेमियन के चेहरे पर वो डरावनी स्माइल स्मर्क और गहरी हो जाती है, मानो उसके दिमाग में कोई बहुत बड़ा और खतरनाक प्लान चल रहा हो, जिसके बारे में बाकी दुनिया बिल्कुल अनजान है। भाई साहब, इस सिनक्लेयर परिवार के इरादे भी कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। और इसी तगड़े सस्पेंस वाले चेहरे के साथ स्क्रीन पर लिखा आता है, टू बी कंटिन्यूड। ऐसे ही और भी डीप डाइव्स के लिए उस सब्सक्राइब बटन को दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले चैप्टर में।